अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने हलीम की बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी के साथ। बिलीव मी, ये रेसिपी इतनी आसान है कि इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपको और कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने पास यहाँ पे अरेंज कर लिए थे और इसमें मैंने दालें ली थी। मूंग की दाल है जो मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। ये जी दाल मूंग है और इसके साथ ये गंदम का दलिया है जो मैंने लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने हाफ़ कप ही लिए थे। और जौ का दलिया है ये मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम लिया था। और साथ में जी, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, दाल माश है ये भी हाफ़ कप है, दाल चना है ये भी हाफ़ कप मैंने लिया है। और इसके साथ मैंने ये मसूर की दाल है और ये मेरे पास चावल थे। तो चावल अगर आप फुल ग्रेन नहीं भी लेते, हाफ़ ग्रेन भी लेते हैं जिसको हम टोटा भी कहते हैं, तो वो भी चल जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैश ही होना है। और जी मैंने यहाँ पे डाले थे 1 टेबलस्पून तिल इसके अंदर। इसका एक फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए, और ये इसकी स्पेशलिटी भी है इस हलीम की। अगर आप ना भी डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने तो इनको ऐड कर लिया है जी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स एक बोल के अंदर मैंने डाल दिए हैं और इनको इनके ऊपर से मैं वाटर रिंस आउट कर दूँगी 2 to 3 टाइम्स, या जितना स्टार्च इसके अंदर एडिशनल होगा वो निकल जाएगा। और जी ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड करने के बाद पैरेलल ही साथ पकौड़ों की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बच्चे सिर्फ फ्राइज़ खा रहे थे 1-2 दिन से शाम में। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं उनको कोई चीज़ थोड़ा बदल के दे दूँ, ताकि पोटैटोज़ खाने की वजह से थोड़ा सा बच्चों को गैस्ट्रिक इशू भी हो जाता है। तो मैं उससे बचाने के लिए थोड़ा सा कुछ इस तरह का देना चाह रही थी, क्योंकि इसके बाद अभी बच्चों ने बहुत खेलना था। तो ऐसा मसला नहीं था कि अगर मैं बेसन वाली कोई चीज़ देती हूँ तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि बच्चों के सोने का टाइम है। तो उसके बाद खैर बच्चों ने 2-3-4 घंटे खेल लिया था, तो वो जो भी उन्होंने खाया था वो डाइजेस्ट हो गया था, इसलिए मैंने इसको बहुत ही लो स्पाइसेस के साथ बना लिया था। मेरे पास पालक नहीं थी, लेकिन मैंने इसके अंदर अनियन, पोटैटोज़ और थोड़े से मेरे पास पड़े हुए थे चिकपीस पड़े हुए थे, सफ़ेद चने, वो मैंने डाल दिए थे। और वो डालने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक, मिर्चें, थोड़ा साबुत धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने इन पकौड़ों का जो बैटर है वो रेडी कर लिया था। और जी जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ तो वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत क्रिस्पी बनते हैं, और लोग मुझसे पूछते हैं कि इसकी क्या ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक सिर्फ यही है कि आपने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना, बहुत बारीक सब्ज़ी आपने नहीं काटनी। चाहे वो इसके अंदर पोटैटोज़ हैं, अनियन है, पालक है, या आप इसके अलावा अगर बैंगन वगैरह डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो वो उसको आपने थोड़ा सा स्लाइसिस में कट करना है। तो मैं इसकी स्पेशल रेसिपी इसकी कटिंग के साथ इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं पकौड़े किस तरह से बनाती हूँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्रिस्पी बनते हैं कि अगर वो 2 घंटे भी पड़े रहें तो वो सॉफ्ट उतने नहीं होते हैं। ऐसा करने से एक तो उसके अंदर जो बेसन की क्वांटिटी है वो कम जाती है, और दूसरा ट्रिक है भी यही कि आप उसमें बेसन बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालें, सिर्फ उतना बेसन डालें आपके जितने बेसन के साथ आप उसको फ्राई कर सकते हैं, मतलब जितना उसके ऊपर स्टिक ऑन हो जाता है वेजिटेबल्स के ऊपर। और तीसरी ट्रिक ये है कि आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर तो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पानी इटसेल्फ रिलीज़ कर रही हैं तो उसी के अंदर ही बेसन स्टिक ऑन हो जाता है। आपको 2 to 3 टेबलस्पून वाटर जो है सिर्फ ऐड करना पड़ता है। और तीसरी ट्रिक जी ये है कि जब आपने इसको फ्राई करना है पकौड़ों को, आप इसकी वेजिटेबल की कटिंग करके रख सकते हैं, लेकिन जब आपने इनको इंस्टेंट खाना है तो आपने इसकी बेसन की जो एडिशन है वो सिर्फ उसी टाइम पे करनी है। अगर आप पहले से करके रख देंगे तो बेसन जो है वो बहुत पतला हो जाएगा, क्योंकि सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देती हैं जब आप इसके अंदर नमक डाल देते हैं, तो उसके बाद ये बहुत रनी हो जाता है। तो जब ये हो जाता है इस तरह का, तो फिर हमें उसके अंदर दोबारा से बेसन की क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ खाने के टाइम पे, फ्राई करने के टाइम पे ही इसमें बेसन ऐड करेंगे तो आपको मज़ीद बेसन जो है इसके अंदर ऐड नहीं करना पड़ेगा। और जब आप फ्राई कर रहे हों तो जो इसका बैटर वाला पॉट है उसको भी प्लीज़ चूल्हे से थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि हीट की वजह से सब्ज़ियाँ पानी बहुत जल्दी छोड़ती हैं, स्पेशली अगर आप रमज़ान में या गर्मी के मौसम में पकौड़े बना रहे हैं। तो अपना जो बैटर वाला बोल है या कंटेनर है उसको आप प्लीज़ थोड़ा सा चूल्हे से दूर ही रखिए डिस्टेंस पे। अगर आप इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बिलीव मी कि आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो जी यहाँ पे आपको मोहम्मद अबियान की पीछे से आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी, जो कि वॉइस ओवर करते हुए मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं। खैर जी, ये बच्चों की खूबसूरत बातें। और यहाँ पे ये बैटर रेडी हो गया है और उसके बाद मैंने पकौड़ों को कर लिया है फ्राई। और जी यहाँ पे चटनी भी हो गई है, हरी चटनी तैयार हो गई जी। और यहाँ पे मैंने सोक कर लिया उन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो कि मुझे हलीम के लिए चाहिए, और इसको मैं बनाऊँगी डब्बे वाले मसाले के साथ ही। मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था कि मैं नॉर्मली डब्बे वाला मसाला यूज़ नहीं करती हूँ।
लेकिन आज मैं हलीम के लिए ट्राई करूँगी कि हलीम किस तरह का बनता है डब्बे वाले मसाले के साथ। जी खैर, मैंने इसको ओवरनाइट सोक होने के लिए फ़्रिज में रख दिया था और अगले दिन दालें बहुत अच्छा सा फूल चुकी थी। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है उन सारी क्वांटिटी के लिए। चाय वाला सिंपल जो कप था वो मैंने हाफ़ कप लिया था, जो नॉर्मल एक छोटा कप होता है हमारे घर में चाय के लिए। और जी यहाँ सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून्स मैंने जो है वो भर के डाल दिया था इसके अंदर। जो मेरे पास पेस्ट बना हुआ है गार्लिक का और ग्रीन चिलीज़ का, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बिलीव मी, ये रेसिपी जब मैंने ट्राई किया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, और ये इतनी सिंपल, इतनी आराम से बनने वाली और इस तरह की रेसिपी है कि अगर आप इसको बनाएंगे तो डेफ़िनेटली आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है। तो जी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी किस तरह की बनी थी। और यहाँ पे मैं स्टर करती जा रही हूँ गार्लिक को, क्योंकि इसका हमने कच्चापन बिल्कुल ख़त्म कर देना ताकि इसके अंदर जो हीट होती है वो बिल्कुल भी फ़ील ना हो। और इतना इसका कलर जो है वो गोल्डन होना चाहिए कि बिल्कुल ये इसके अंदर वाइटिश जो शेड है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही ये ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे बाकी के। मैं इसके अंदर टोमेटो का पेस्ट डाल दूँगी, या जो मेरे पास क्यूब्स बने हुए हैं, या अगर आपके पास फ्रेश टोमेटोज़ हों तो आप उनको भी कट करके डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स। क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा डेफ़िनेटली जो हम एंड पे घोटा लगाएंगे या जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो वो सब ने उसके अंदर मैश और ब्लेंड तो हो ही जाना है। तो यहाँ पे मैंने जी 3-4 क्यूब्स डाल दिए थे इसके अंदर। जो टोमेटो पेस्ट मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ है वो डाल दिया, और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया है, क्योंकि इतनी जल्दी टोमेटो के जो क्यूब्स हैं वो मेल्ट नहीं होंगे। तो मुझे रोकना था उस कलर को कि वो गोल्डन से ब्लैकिश की तरफ या डार्क ब्राउन की तरफ ना आ जाए। तो जहाँ मैंने पानी ऐड किया उसी के साथ ही ये कलर जो है वो वहीं पे स्टॉप हो गया था, और गार्लिक जो है वो उससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने 4-5 ग्रीन चिलीज़ भी बारीक कट करके इसके अंदर डाल दी हैं। वैसे तो हलीम का मज़ा जो एडिशनल हमारे पास इंग्रेडिएंट्स लास्ट पे होते हैं सर्विंग के लिए, उसी से ही मुझे आता है। खैर जी यहाँ पे क्योंकि इसका हिस्सा है इंग्रेडिएंट्स का, तो हमने यहाँ पे भी स्टेज पे भी डाल दी हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला। तो ये पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर डब्बे का मसाला डालना है। और इसलिए फिर मैंने नमक जो है वो बहुत कंट्रोल डाला था, क्योंकि मसाले वाले डब्बे में भी नमक की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। मैंने कभी जी इसको ट्राई नहीं किया डब्बे वाले मसाले के साथ, तो मैंने इनिशियली सिर्फ 1 स्पून ही भर के डाला था ताकि मैं टेस्ट कर लूँ कि इसकी क्या सूरत हाल है। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मज़ीद मसाला ऐड करना चाह रही थी। खैर जी यहाँ पे मैंने स्टर करने के बाद उसको टेस्ट किया था, तो मुझे लगा कि मेरे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी के हिसाब से ये कम है, तो बाद में मैंने बाकी का मसाला भी डाल दिया था। और ये जी मैंने कुछ तैयारी इवनिंग में ही कर ली थी, एक दिन प्रीवियस इवनिंग में ही जब मैंने अपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स सो किए थे। तो मैंने चिकन को भी 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास चिकन था, तो उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था वाटर के अंदर, और उसको मैंने श्रेड कर लिया था, उसका रेशा बना लिया था। और साथ में इसी स्टेज के ऊपर मैंने इसके अंदर ब्राउन की हुई प्याज भी डाल दी है। तो ये सब कुछ डालने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद मैं इसको हल्का हल्का सा भूनती जाऊँगी ताकि सारे जो मसाले हैं चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएँ। जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बाकी का भी मसाला इसके अंदर डाल दिया था, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है। और मसाला डालने के बाद क्योंकि इसने बर्न होना स्टार्ट हो जाना था पिसे हुए मसाले के साथ, इसके अंदर पानी नहीं था, तो मुझे इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ऐड करनी पड़ी थी। और हल्का हल्का पानी डाल के पानी का छींटा लगा के मैं इसको पकाती गई थी। यहाँ पे मेरे पास साबुत मसाले थे, जिसके अंदर बड़ी इलायची और 4 से 5 जो लौंग थे वो मैंने डाल दिए थे, क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमें हाथ कंट्रोल करके ही डालने हैं। और जी साथ में मैंने 3 से 4 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के भी डाल दिए थे। ये सब डालने के बाद मैं इनको अच्छे तरीके से हिलाती जा रही थी। आपको इसकी मिक्सिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हलीम की स्पेशलिटी है वो है ही इसके रेशे के साथ। अच्छा जी यहाँ पे सारी दालों को मैंने बॉईल कर लिया है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ही मुझे लगे थे, या इससे भी लेस लगे थे, क्योंकि 15 to 20 मिनट्स जो है वो आपकी दालें लेंगी, क्योंकि आपने इनको बहुत अच्छे से गलाना है। वैसे अगर आप इनको रात में ही भिगो के रख देंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगी। जब ये यहाँ पे गल गई थी तो उसके बाद मैंने जो अपना चिकन का मसाला तैयार किया हुआ था रेशे वाला, वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से हिलाना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो इसका कलर है मसालों का और जो चिकन है वो इसके साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे जी आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास है डोई। तो मैं जब भी इस तरह का कोई सालन बनाती हूँ जिसके अंदर दाल होती है या गोश्त होता है,
तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसको डोई के साथ बनाऊँ, क्योंकि डोई के साथ बनाने से आई डोंट नो, मुझे ही ऐसा लगता है, शायद आपको भी ऐसा लगता हो कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर हम इसको डोई के साथ बनाते हैं, स्पेशली दालों को। और जी जो इसके अंदर जहाँ हमने मसाला बनाया जिस कढ़ाई के अंदर, उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया था। क्योंकि जी ये तो सुन्नत भी है कि जो मसाला या जो भी बर्तन के अंदर चीज़ लगी हुई होती है खाने वाली, उसमें बहुत बरकत और बहुत जायका होता है। तो वो मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से स्टर किया था, और उसके बाद जब ये ठंडा हो गया था, ठंडा होने के बाद जी हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको कर लिया है ब्लेंड। क्योंकि मैंने घोटा लगाने की कोशिश की, लेकिन एक तो बच्चों की वजह से टाइम कम होता है आपके पास, दूसरा थोड़ा मुश्किल होता है। और जी ये देखिए क्या रेशेदार हलीम बन के तैयार हुआ है। इसके रेशे इसके प्लेट्स में भी फंस गए थे, ये इतना फ़ाइन हो गए थे और इतना मज़े का ये टेक्सचर दे रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से इसका रेशा जो है वो लेसदार रेशेदार हलीम जो है वो बना हुआ था। जी तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स लगे थे इसकी ब्लेंडिंग में, और इसको मैंने हाई स्पीड पे 5 to 7 मिनट्स में मशीन अपनी रोक रोक के थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लिया था, और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। इतना फ़ाइन ब्लेंड हो गया था कि बिल्कुल इस तरह से लग रहा था कि ये कमर्शियल लेवल का हलीम है। खैर जी और तरीक़ों से भी हलीम मैंने ट्राई किया, लेकिन ये वाला तरीका जो है वो मुझे बहुत आसान और बहुत ईजी लगा। जी यहाँ पे देखिए क्या शानदार हलीम तैयार हुआ है। और जी ये करने के बाद मैंने अपनी मशीन कर दी थी बंद, और फाइनल लुक मैं आपके साथ हलीम की यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जी मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। देखिए बहुत मज़ेदार हलीम बना था ये। उसके ऊपर मैंने ब्राउन की हुई प्याज और हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दी हैं, और साथ में थोड़ा सा अदरक। वैसे तो मुझे इसके ऊपर पसंद है कि बहुत ढेर सारा धनिया भी हो, और जी साथ में कटे हुए नींबू, लेकिन वो गार्निशिंग के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लेमन से थोड़ी एलर्जी है और मेरा थ्रोट इन्फेक्शन जो है फिर 2-2 महीने चलता है, तो इसलिए मैं लेमन को तो अवॉइड करती हूँ। लेकिन चाट मसाले के बगैर तो हलीम का कोई मज़ा नहीं है, इसलिए जनाब चाट मसाला मैंने खूब भर के यहाँ पे ऐड कर दिया है, ढेरों ढेर छिड़क दिया है ऊपर। उसके बाद मैंने इस हलीम को खाया था रोटी के साथ, और ये बहुत ही मज़े का बना था। बाकी घर वालों ने खैर इसको चावल के साथ खाया था, और मैंने खाया था इसको रोटी के साथ, एंड बिलीव मी इट वॉज ट्रेमेंडस। जी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका हलीम किस तरह का बना और उसका कैसा टेस्ट था। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ और बहुत ही अच्छी अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमानिल्लाह।